एल&टी उर्फ लार्सन एंड टोब्रो एक काफ़ी नामी कंपनी है जिसमें कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के निवेशक इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश की एक दिग्गज कंपनी रिलायंस और उसी के साथ एक और दिग्गज यूनिट आदित्य बिरला इधर सब्सटैंशियल स्टेक होल्ड करते थे। जी हां, आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय पर लार्सन एंड टूब्रो इन दो बड़े जायंट्स के कब्जे में था और पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में था। वेल, ये अननोन कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर टिके रहिएगा। चलिए मसाला डोसा खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो समय शुरू होता है करीब 1980 काफी रोमांचक समय रहा है। उस समय पे काफी सारे फॉरेन इन्वेडर्स कह सकते हैं, वो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स को हिलाना चाहते थे हमारे देश इंडिया भारत में, और काफी सारे लोग अलग अलग तरीके के प्रयत्न करते थे, अलग अलग तरीके के एफर्ट्स डालते थे किस तरह से इंडियन इकोसिस्टम को हिलाया जाए। सो 1980 की बात है जब दो व्यक्ति जो दुबई में बैठ के मस्त ऑपरेट करते थे, शेख लोगों के साथ उठना बैठना था इन लोगों का और बहुत ही तगड़ा बिजनेस कर रहे थे। इन दोनों का नाम था मनु एंड किशोर छाबरिया। जी हाँ, ये दो ऐसे शख्स थे जो पार्टनरशिप में बहुत सारा पैसा दुबई में बना रहे थे, बिकॉज दुबई का मार्केट उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लरिश हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस दुबई में काफी अच्छा चलता है। बाय द वे, आप में से कोई मेरे को कुछ वहां से गिफ्ट करना चाहेगा तो मैं इग्नोर नहीं करूंगा, बेहिसाब से कर सकते हैं, आई वुडंट माइंड। बट आप लोगों को बता दो कि इनकी फिर नजर पड़ती है भारत पे। ये दोनों जो होते हैं ये बोलते हैं कि यार भारत में इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं धीरे इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, लेट्स टारगेट ऑन देम। और वो हॉस्टाइल टेक ओवर पे फोकस करते हैं। अब ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, इसको सिंपल सा अगर समझा जाए तो किसी भी कंपनी में अगर आप 51% स्टेक से ज्यादा किसी तरीके से एक्वायर कर लेते हो तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका दोस्त है, वो 11 साल से एक कंपनी चलाता है, काफी अच्छे लेवल पे ले जाता है, लेकिन अगर आप 51% स्टेक वहां पर ओन कर लेते हो और उसके बाद लात मार के अपने दोस्त को भगा देते हो कि भाई तूने मुझसे 200 रुपए कॉलेज के टाइम पे उधार लिए थे, कैंटीन के अभी तक नहीं लौटा, इसलिए तू जा, तेरी कंपनी से निकाल दिया, तो आपका दोस्त भी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड हॉस्टाइल टेक ओवर। वैसा ऐसा करना मत, दोस्त लोग तो होते ही ऐसे, पैसे लौटाते नहीं है, तो इट इज कंप्लीटली फाइन। तो अब पॉइंट पे बात करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके इंडिया में आने लग गए। काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लिस्टेड कंपनीज इन्होंने लेने शुरू कर दी, जैसे शॉ वैलेस करके एक था, डुनलॉप करके एक कंपनी थी, हिंदुस्तान डॉर ओलिवर करके थी। तो इस तरह से काफी अच्छी अच्छी कंपनीज इन्हें एक्वायर कर ली जो कि लिस्टेड थी, और लिस्टेड कंपनीज में मनु की नजर पड़ी एल&टी में। आई डोंट नो व्हाई द नेम मनु ऑलवेज रेजोनेट्स विद हॉस्टाइल टेकओवर। मनु मानिक भी यही करते थे, जिन पे हमारे चैनल पे स्कैम सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वहां पे बढ़िया वीडियोस हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके हमारे चैनल पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लेकिन अभी ये दूसरे मनु हैं, तो इनकी नजर पड़ती है एल&टी पे और बोलते हैं कि भाई साहब ये एल&टी को अगर ले लिया तो मजा आ जाएगा, और ये इसके शेयर्स को कॉर्नरिंग करना शुरू कर देते। कॉर्नरिंग मतलब क्या होता है, जब भी हम कहते हैं तो कोई बड़ा निवेशक सेकेंडरी मार्केट में धीरे धीरे करके शेयर्स को एक्वायर करता है ताकि यहां पर हम इसके टॉप पे पहुंच जाए। स्वाभाविक सी बात है, एल&टी का मैनेजमेंट अलर्ट रहता है और अचानक से उनको समझ में आता है कि भैया ये तो डेंजर है। तो एल&टी रातों रात बोर्ड रूम मीटिंग बिठाते कि भैया सारा काम छोड़ो, बोर्ड रूम में आ जाओ, हमको बात करनी पड़ेगी। टॉप मैनेजमेंट इकट्ठा हो जाती है, काफी सारे लोग अपने घर बार के काम छोड़ के जो टॉप लीग के मैनेजमेंट होते हैं वहां पर आते हैं, क्योंकि उधर के उस समय के चेयरमैन जो एल&टी के रहते हैं, नारोत्तम देसाई जो रहते हैं, देसाई साहब, वो सबको बुला लेते हैं कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा, हम नहीं जानते क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मीटिंग में हर कोई बोलते भैया क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि यार देखो सीन ऐसा है कि ये जो मनु और किशोर छाबरिया हैं जो ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज को टेक ओवर कर चुके हैं, वो अब एल&टी पे नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स उठा रहे हैं, हमारे तो वांदे लग जाएंगे, हमारी हालत टाइट हो जाएगी, हमको क्या करना चाहिए अब बताओ। तो बहुत देर तक डिस्कशन चलती है, 2-3 दिन तक, खतरनाक वाली 10-10 12-12 घंटे तक डिस्कशन चलती है, और एक जन से एक सजेशन आता है, बोले भाई अपन मोटा भाई से क्यों नहीं बात करते हैं। और उस समय के मोटा भाई इज नन अदर देन द लेजेंड धीरूभाई अंबानी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जा रहा था और एक कंसेप्ट
उस समय पे यूज करा जा रहा था व्हाइट नाइट। व्हाइट नाइट, नाइट क्या होते हैं जो बचाने के लिए आते हैं, सेवियर सोल्जर्स। तो व्हाइट नाइट बेसिकली ऐसा हो रहा है कि भैया एक फ्रेंडली एक्वायरर आएगा, मतलब वो हमारे टर्म्स पे कि भाई हमको कोई बुरा इंसान टेक ओवर कर ले, उससे बेटर है टाइम बिंग के लिए तुम सारे शेयर्स उठा लो ओपन मार्केट से और तुम हमारे दाता बन जाओ। अब रिलायंस को क्यों इन्वेस्ट करने कहा जा रहा था, ये सोचने की बात है, बिकॉज रिलायंस के उस टाइम पे थोड़ी सी छवि ऐसी बनी हुई थी कि भाई ये लोग भी बहुत तगड़े तरीके से एक्वायर कर लेते हैं और एक बार L&T जैसी कंपनी अगर मिल गई तो रिलायंस का तो पोर्टफोलियो और तगड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल इसमें घुस ही रहते, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बढ़िया कंपनी मिल जाती। रिलायंस के पास ये लोग इसलिए गए थे बिकॉज रिलायंस के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशनशिप्स थे, काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे, बिजनेस रिलेशनशिप थे। एंड बाय द वे मैंने ये भी सुना है कि अगर इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टी के साथ आप लोगों को भी रिलेशनशिप्स बनाने हैं करोड़पति अरबपतियों के साथ, तो अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करना चाहिए, इससे ये हो जाता है। विश्वास ना हो तो करके देखो। तो इन्होंने रिलायंस को इसलिए किया क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे अच्छे इनके साथ प्रोजेक्ट्स पे वर्क किए थे, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन के काफी प्रोजेक्ट्स रिलायंस के साथ चल रहे थे। बाकी ठीक है भाई, एक मेजर चंक हम ले लेते हैं ताकि आप जो ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेडर्स आ रहे हैं उन लोगों से आप बच सको। तो रिलायंस ने 18.5% स्टेक उठाया 190 करोड़ रुपीस वर्थ, एंड ये एक साइजेबल अमाउंट था। अब रिलायंस को इसके चक्कर में 3 सीट्स भी मिल गई L&T के बोर्ड में। बट क्या होता है कि कभी कभार इस कॉर्पोरेट पूरे गेम में ना एक लालच नाम की बला बहुतों के दिमाग को खाने लग जाती है, एंड समवेयर डाउन द लाइन शायद रिलायंस के दिमाग में भी आने लग गया कि इतनी बढ़िया कंपनी है, जब हम इसका स्टेक एक ले ही रहे हैं तो पूरा टेक ओवर काहे नहीं कर लेते हैं। एंड रिलायंस ने अपनी नजरें गड़ाई कि इफ समहाउ वी कैन टेक अ कंप्लीट टेक ओवर, बिकॉज एनीवेज हम पेट्रोकेमिकल्स एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो वर्क कर रहे हैं, L&T का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि शेयर होल्डर्स थे L&T के, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया इस चेंज को, जिसके चक्कर में रिलायंस वहां पे रुक गया। मतलब अगर उस समय पे ये रेजिस्टेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नहीं आता जो स्टेक होल्डर्स थे, तो आज शायद L&T रिलायंस के हाथों होती। लेकिन वेट अ सेकेंड, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बिकॉज अब कहानी में तो और एक ट्विस्ट आने वाला है। एक 14 इयर्स का पैक बना गया जिसपे कि मनी लॉक इन रहेगा कहीं ना कहीं रिलायंस का, ताकि 14 इयर्स के अंदर L&T, लार्सन एंड टूब्रो एक अच्छे लेवल पे निकल आए। उसके बाद रिलायंस को एक रिलीज मिलने वाला था। सो नवंबर 2001 में रिलायंस ने डिसाइड किया कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो इस चीज को संभाल सके, और नाम उठ के आया आदित्य बिरला ग्रुप। जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप के पास जैसे ही L&T के शेयर्स आए, वापस से घंटी बजी L&T के पूरे मैनेजमेंट की, बॉस बहुत गड़बड़ होने वाली है। चाय की चुस्की लेते हुए मिस्टर AM नायक, जो उस समय पर L&T के बागडोर संभाल रहे थे, ही वाज द CEO एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने बोला कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन हम कब तक बाहर वालों से हेल्प मांगते रहेंगे, क्योंकि जब भी हेल्प मांगते हैं ये साले वो हो जाता आस्तीन में सांप पाला हुआ, ये लोग हमको टेक ओवर करने के लिए आ जाते हैं। एंड बाय दिस टाइम L&T ने अपना पोजीशन भी अच्छा जमा लिया था, तो L&T ने बोला ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो इस समय पे AM नायक साहब ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि बाहर वालों के सामने हाथ जोड़ने से बेटर है अपने फैमिली वालों को, दैट इज अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ लाया जाए। एंड दैट इज वेयर उन्होंने अर्ज किया अपने एम्प्लॉयज को कि बॉस आप लोग L&T के शेयर लो, और दिस इज व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट। जी हाँ, इसी के कारण L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट बना। बहुत महीनों तक नेगोशिएशन आदित्य बिरला वालों के साथ चलता रहा। आदित्य बिरला वाले देखो, हाथ में अगर अपने को सोने के अंडे मिलने लग जाए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिलने लग जाए, तो कौन छोड़ना चाहेगा। तो बहुत नेगोशिएशन चले, बहुत, कहीं ना कहीं बिरला ग्रुप मान नहीं रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके 2003 में बिरला वालों ने एग्री किया कि हम अपना स्टेक सेल वापस L&T का वापस बेच देते हैं टू द L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट। इन रिटर्न बिरला ग्रुप को L&T का सीमेंट डिवीजन मिला। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे उस सीमेंट डिवीजन का नाम क्या था, और इसी के चक्कर में एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी बॉर्न हुई थी, विच एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका भी किसी ने टेक ओवर करके रखा हुआ है। हिंट वैसे मैंने बहुत दे दी, कमेंट्स में जरूर बताएगा।
तो यार हमारे भारतीय इकोसिस्टम की अगर बात करें, शेयर बाजार की बात करें, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट स्टोरीज चाहे इंडिया की हो या बाहर की हो आप लोगों के लेके आऊं, तो 15,000 लाइक का टारगेट कर रहे हैं, वो करना मत भूलिएगा और सीमेंट कंपनी का नाम कमेंट्स में लिखना ना भूलेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।